एपिसोड 5। लिन जुयान, जो बहुत दूर नहीं थी, बेहद चिंतित थी, लेकिन वह इतने सारे लोगों के सामने अपना विरोध व्यक्त करने के लिए जल्दी नहीं कर सकती थी। मिंग्याओ क्या सोच रही थी? वह इसके लिए क्यों राजी हुई? नहीं, 7 पीक्स असेसमेंट खत्म होने तक इंतजार करो। मैं उससे अच्छी बातचीत करना चाहती हूँ। मैं इस सगाई के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं हो सकती, उसने मन ही मन सोचा। तभी उसकी नज़र सू वान ए पर पड़ी। शायद मैं उससे फैंग चेन के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर सकूं। 7 चोटियों का मूल्यांकन अभी भी जारी है तथा इस चौंकाने वाली खबर के बीच तीसरे स्तर का मूल्यांकन भी शुरू हो रहा है। मिंग्याओ ने कहा, दूसरे स्तर को पास करने का मतलब है कि आप आधिकारिक तौर पर आंतरिक संप्रदाय में शामिल हो गए हैं। आप तीसरे स्तर की परीक्षा में भाग लेना चुन सकते हैं या नहीं। यदि आप भाग नहीं लेना चाहते हैं तो आप छोड़ सकते हैं। कुल 86 शिष्यों ने द्वितीय स्तर उत्तीर्ण किया। लुओ फैंग चेन के पास गया और फुसफुसाया, कमीने, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि अब छोड़ दो। अन्यथा अगर तुम मुझे रिंग में मिले तो मैं तुम्हें मौत से भी बदतर जीवन जीने पर मजबूर कर दूंगा। रिंग में तुम, एक कमीने जो केवल एक औरत के पीछे छिपने की हिम्मत करता है, निश्चित रूप से मर जाएगा। ऐसा लग रहा था कि वह फैंग चेन को पीछे हटने के लिए धमका रहा था, लेकिन वास्तव में वह उसे उकसा रहा था और उसे बहुत उत्तेजित कर रहा था। जब तक फैंग चेन रिंग में कदम रखता है, उसके पास फैंग चेन को मारने के 100 तरीके हैं। फैंग चेन ने उसकी ओर देखा और समझ गया कि वह क्या योजना बना रहा था। उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा, उकसावा, इतनी परेशानी उठाने की कोई जरूरत नहीं है। ये निश्चित नहीं है कि अगर वे मिलेंगे तो कौन जीवित रहेगा या कौन मरेगा। लुओ ने उसे बार बार अपमानित किया था, जिससे वह पहले से ही पूरी तरह से क्रोधित था। दूसरा पक्ष उसे मारना चाहता था और उसने भी ऐसा ही किया। फैंग चेन को बेवकूफ बनते देख लुओ मुस्कुराया और कहा, बस रुको और देखो। मुझे इतनी जल्दी खत्म मत करो। लेकिन ये ठीक है, भले ही आप समाप्त हो गए, मैं आपको मार दूंगा। तुम्हारे जैसा कमीना सीनियर सिस्टम में इनके लायक नहीं है। अंततः 86 में से 21 बाहर आ गए। या तो उनकी कोई रुचि नहीं थी या फिर दूसरा स्तर बहुत थका देने वाला था, इसलिए उन्हें तीसरे स्तर की अखाड़ा लड़ाई छोड़नी पड़ी। तीसरे दौर में कुल 67 लोगों ने भाग लिया। मिंग्याओ को आश्चर्य नहीं हुआ कि फैंग चेन ने नाम वापस नहीं लिया। उसने घोषणा की, चूंकि किसी ने नाम वापस नहीं लिया है, इसलिए रिंग बैटल शुरू करें। ये रिंग बैटल एलिमिनेशन सिस्टम होगा। चूंकि एक अतिरिक्त व्यक्ति है, इसलिए एक व्यक्ति को बाय दिया जाएगा। अब चलो ड्रॉ शुरू करते हैं। सभी लोग आगे आए और लॉटरी निकालने के लिए पंक्ति में खड़े हो गए। फैंग चेन ने लॉटरी निकालने के बाद अपना नंबर देखा, नंबर 1, जो बहुत अच्छा था। जब सभी ने ड्रॉ करना समाप्त कर लिया तो मिंग्याओ ने कहा, अब रिंग की लड़ाई शुरू होगी। बाय नंबर 1 है। बाय नंबर किसे मिलेगा? हर कोई उत्सुकता से इधर उधर देखने लगा, ये जानने के लिए कि नंबर 1 कौन है। नंबर 1 कौन है? हे भगवान, मैं नंबर 2 हूँ। जल्दी से खड़े हो जाओ और सबका समय बर्बाद मत करो। फैंग चेन पहले तो दंग रह गया, फिर उसने धीरे से अपने हाथ में पर्चा उठाया। मैं नंबर 1 हूँ। एक पल में सबकी नजरें फैंग चेन पर पड़ी। जब उन्होंने देखा कि यह फैंग चेन था तो सभी दंग रह गए। ये वास्तव में वह है? क्या यह आदमी इतना भाग्यशाली है? क्या ऐसा हो सकता है कि सीनियर सिस्टम मिंग ने ये जानबूझकर किया हो? बकवास मत करो। इस तरह का अलविदा मंच पर बैठे बुजुर्गों द्वारा तय किया जाता है। किसी का अंतिम निर्णय नहीं होता। मिंग्याओ भी थोड़ा स्तब्ध थी। उसने फैंग चेन की मदद नहीं की। ये लॉट किसी ने प्रस्तावित किया था और अन्य बुजुर्गों को चयन पर कोई आपत्ति नहीं थी। ये केवल इतना ही कहा जा सकता है कि फैंग चेन थोड़ा भाग्यशाली था। मैं भाग्यशाली हूँ, लेकिन यह अच्छी बात है। अगली बार उनसे मिलने की संभावना अधिक है। फिर उसने कहा, शिष्य, तुम्हें पहले राउंड में बाय मिली है और तुम्हें युद्ध में भाग लेने की आवश्यकता नहीं है। लुओ उदासीन दिख रहा था। चाहे फैंग चेन कितना भी ऊंचा क्यों न हो, अगर वह उससे मिलता तो निश्चित रूप से मर जाता। बाकी सभी खिलाड़ी बारी बारी से रिंग में जाएंगे और नंबर 2 का मुकाबला नंबर 3 से होगा। सभी लोग फैंग चेन को ईर्ष्या से देखते थे, लेकिन किसी को भी ज्यादा परवाह नहीं थी। वे केवल इतना कह सकते थे कि दूसरा पक्ष अधिक भाग्यशाली था। फिर रिंग युद्ध का पहला दौर शुरू हुआ। अखाड़ा क्षेत्र में कुल 10 अखाड़े हैं, इसलिए एक साथ 10 मैच आयोजित करने में कोई समस्या नहीं है। फैंग चेन भी निष्क्रिय नहीं था। इसके बजाय वह अपने साथी तलवारधारी शिष्यों को लड़ते हुए देखने गया और उनके तरीकों में कुछ सच्चाई देखने की कोशिश की।
हालांकि उन्हें इस बात से थोड़ी निराशा हुई कि इन साथी शिष्यों की तलवार चलाने की कला थोड़ी कच्ची थी, क्योंकि वे अभी शुरुआत कर रहे थे और सीखने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं था। हालांकि वो ये भूल गया कि उसने तलवार से संबंधित ताओवादी ग्रंथों को समझ लिया था, और चाहे उसके शिष्य कितने भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, वे कभी भी उसके समान राक्षस नहीं हो सकते। ये पहली प्रतियोगिता ज़्यादा देर तक नहीं चली और सभी प्रतियोगिताएं एक अगरबत्ती के बाद ही समाप्त हो गईं। वहां 67 लोग थे, लेकिन अंत में केवल 33 ही आगे बढ़ सके। मेंग याओ ने सभी को आराम करने या अपने घावों को ठीक करने के लिए आधे घंटे का समय दिया। जब समय पूरा हो गया तो उसने कहा, अब हम दूसरे दौर के लिए लॉटरी निकालेंगे। इस बार भी बाई होगी। दूसरे मैच के लिए ड्रॉ में फेरबदल करने की जरूरत है ताकि पहले से मिलीभगत और मैच फिक्सिंग को रोका जा सके। सभी ने फिर से लॉटरी निकालना शुरू कर दिया और फैंग चेन ने भी वैसा ही किया। इस बार उसने 33 नंबर निकाला, जिससे वह एक ही समय में राहत और उत्साहित महसूस कर रहा था। आखिरकार मैं मंच पर जा सकता हूँ। फैंग चेन कोशिश करने के लिए उत्सुक था। ठीक होने के बाद यह पहली बार था जब वह रिंग बैटल में भाग ले रहा था और वह अपने कौशल दिखाने की योजना बना रहा था। मेंग याओ ने अपने वरिष्ठों से इस पर चर्चा की और फिर दूसरे दौर के लिए बाई की घोषणा की। बुजुर्गों के बीच चर्चा के बाद इस बार बाई नंबर 33 है। मेंग याओ ने घोषणा की, यह आखिरी नंबर किसका है? सभी ने फिर से चारों ओर देखा, लेकिन किसी ने फैंग चेन की तरफ नहीं देखा। आखिरकार एक बार किस्मत अच्छी हो जाना ठीक था, लेकिन दूसरी बार ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन उन्होंने यह नहीं देखा कि फैंग चेन हतप्रभ दिख रहा था और एक पल के लिए उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। ये खत्म हो गया है। इस बार मैं इसे स्पष्ट रूप से नहीं समझा सकता। उसके बगल में खड़े एक युवक ने गलती से फैंग चेन का हस्ताक्षर नंबर देख लिया और तुरंत चिल्लाया, ये वही है। सभी की नजरें तुरंत फैंग चेन पर केंद्रित हो गई और जब उन्होंने फैंग चेन को देखा तो सभी दंग रह गए। ये फिर वही है। यह नकली होगा, लेकिन उसके हाथ में जो संख्या है वो तो सचमुच 33 है। हे भगवान, यह क्या हो रहा है? पूरा दर्शक वर्ग फैंग चेन को ईर्ष्या, जलन और घृणा सहित सभी प्रकार की नजरों से देख रहा था। फैंग चेन भी थोड़ा शर्मिंदा था। उसने सोचा था कि वह लड़ाई में शामिल हो सकता है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसे फिर से बाय दे दिया गया। मेंग याओ के आकर्षक चेहरे पर अविश्वास था। उसने वास्तव में फैंग चेन की मदद नहीं की थी, लेकिन हर किसी के अजीब चेहरे देखकर मैं कभी इस पर विश्वास नहीं कर पाया। वह केवल कड़वी मुस्कान के साथ बोल सकी और उसने और कुछ नहीं बताया, क्योंकि इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। मैं देखना चाहता हूं कि तुम कितने समय तक बाय पा सकते हो। इस बार लुओ की अभिव्यक्ति भी ठंडी हो गई। वह ईर्ष्या से भर गया और फैंग चेन के प्रति उसकी हत्या की मंशा और मजबूत हो गई। ये कमीना इतना भाग्यशाली कैसे हो सकता है? ये उस कुतिया की चालाकी होगी। बिल्कुल, नीचे बैठी सु वान इतनी ईर्ष्यालु थी कि उसकी आंखें लगभग लाल हो गईं। उसे क्यों बाहर कर दिया गया? फैंग चेन को इतनी आसानी से चुन लिया गया था। फैंग चेन स्पष्ट रूप से एक कमीना था जिसे उसने त्याग दिया था। वह ऐसी किस्मत का हकदार नहीं था। आप केवल महिलाओं के कचरे पर भरोसा कर सकते हैं। लुओ युन ने ठंडी सांस ली। उसने नहीं सोचा था कि फैंग चेन इतना भाग्यशाली होगा। यह मेंग याओ ही होगा जो उसे गुप्त रूप से नियंत्रित कर रहा था। कितना बेशर्म! हालांकि वह भूल गया था कि कैसे उसने पहले और दूसरे स्तर के दौरान सु वान की मदद की थी और कैसे उसने फैंग चेन को निशाना बनाया था। मैं देखना चाहता हूं कि आप उसे कितनी बार बाय दे सकते हैं। उनका मानना था कि मेंग याओ के पास गुप्त रूप से चीजों में हेरफेर करने का आधार था, कम से कम वह इतनी निर्लज तो नहीं होगी। लेकिन इसके बाद जो हुआ उससे वह अचंभित और साथ ही अत्यंत क्रोधित भी हो गया। फैंग चेन को भी 16वें राउंड में बाय मिली। क्वार्टर फाइनल या बाय। पहले तो कुछ लोग चिल्ला रहे थे, धोखाधड़ी, लेकिन धीरे धीरे आवाजें बंद हो गईं। सेमीफाइनल तक तो ऐसा लग रहा था कि वे इसके आदी हो गए हैं। ये कहावत कि स्वर्ग अनुचित है और पृथ्वी असमान है, निरंकुश सत्ता के सामने एक मजाक है। इस समय उनका मानना था कि मेंग याओ गुप्त रूप से फैंग चेन की मदद कर रहा होगा। लेकिन हम इस बारे में क्या कर सकते हैं? अगर सीनियर सिस्टर मेंग उसकी मदद करना चाहती तो वह किसका पर्दाफाश करने की हिम्मत करती? इसके अलावा वे उसे बेनकाब करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं कर सके। ऊपर के 10 या उससे ज्यादा बुजुर्गों का ये कहना कि सीनियर सिस्टर मेंग ने धोखा दिया है, उनके मुंह पर तमाचा होगा।
वे नहीं जानते थे कि फैंग चेन और अन्य 2 लोग उनसे भी ज्यादा हैरान थे। फैंग चेन ने मेंग्याओ को देखा और मेंग्याओ का आकर्षक चेहरा आश्चर्य से भरा था। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्होंने बातचीत तो नहीं की, लेकिन एक दूसरे को देखकर ऐसा लगा कि वे जानते हैं कि क्या कहा जा रहा है। लिंग फैन ने अवाक होकर पूछा, क्या तुमने ऐसा किया? मेंग्याओ ने अवाक होकर उत्तर दिया, मैंने नहीं किया और मुझे खुद भी नहीं पता कि क्या हुआ। हालांकि जब वे सेमीफाइनल में पहुंचे तो सभी को लगा कि फैंग चेन की किस्मत खत्म हो गई है, क्योंकि पिछली लड़ाई में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे क्योंकि लड़ाई बहुत तीव्र थी और वे रिंग में लड़ाई जारी रखने में असमर्थ थे। अब खिलाड़ियों की संख्या 8 हो गई है तथा अब कोई बाई नहीं है। हंफ, मैं देखना चाहता हूं कि वह कैसे बाई प्राप्त करना जारी रखता है। मैं इसकी गारंटी दे सकता हूं, वह अगले राउंड में निश्चित रूप से बाहर हो जाएगा। ये सही है। सभी लोग फैंग चेन को प्रसन्नता भरी आंखों से देखने लगे। फैंग चेन थोड़ा उत्साहित था। वह आखिरकार अच्छी तरह से लड़ सकता था। दूसरों को लड़ते देख वह भी उत्साहित हो गया और अपने पहले दुश्मन का इंतजार करने लगा। अब यह अंततः यहाँ है। बस इसी तरह क्वार्टर फाइनल प्रतियोगिता आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई। लॉटरी निकलने के बाद फैंग चेन मंच पर चढ़ गया और अपने प्रतिद्वंद्वी के आने का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर बाद एक युवा व्यक्ति जिसका चेहरा पीला और नीला सा था मंच पर आया। यद्यपि वह दुखी दिख रहा था, परंतु उसकी आंखें दृढ़ थीं। भाई, क्या तुम ठीक हो? ये देखकर कि दूसरा पक्ष पीला दिख रहा था, फैंग चेन ने चिंतित होकर पूछा। युवक ने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया, कोई बात नहीं, मैं अभी भी लड़ सकता हूँ। कम से कम तुम्हें हराने में कोई समस्या तो नहीं है। फैंग चेन को लगातार कई बार बाय मिलते देख युवक ईर्ष्या से भर गया। जब उसने देखा कि उसका प्रतिद्वंद्वी फैंग चेन है तो उसने मन ही मन कसम खाई कि उसे हराना ही होगा। ये देखकर फैंग चेन ने और कुछ नहीं कहा। फिर दोनों ने अपने नाम बताए। मैं हूँ मोहू, मैं चेन से नीचे हूँ। ये देखकर बुजुर्ग ने घोषणा की, प्रतियोगिता शुरू होती है। फैंग चेन ने अपने हाथ में काली तलवार को देखा और कहा, ये लड़ाई हमारी पहली लड़ाई है। मुझे देखने दो कि तुम कितने मजबूत हो। टकराना। फैंग चेन ने अभी काली तलवार उठाई ही थी कि उसने एक भारी वस्तु की जमीन पर गिरने की आवाज सुनी। ध्यान से देखने पर वह ये देखकर चौंक गया कि हुमो कुछ दूरी पर जमीन पर बेहोश पड़ा था। बुजुर्ग का चेहरा थोड़ा बदल गया और वह तुरंत स्थिति की जांच करने के लिए चले गए। लेकिन इसे पढ़ने के बाद उसने असहायता से अपना सिर हिलाया और अजीब निगाहों से फैंग चेन को देखा। फैंग चेन दंग रह गया। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया। अगले ही पल बुजुर्ग ने घोषणा की, हुमो बहुत गंभीर रूप से घायल है। फैंग चेन ये लड़ाई जीतता है। नीचे पूरी तरह शांति थी। अरे बाप रे! तभी एक श्राप सुनाई दिया और किसी ने अपना क्रोध व्यक्त करने के लिए अपनी तलवार सीधे जमीन पर फेंक दी। तभी दंगा भड़क गया। क्या ये संभव है? ये भाग्य बहुत अच्छा है ना? उसकी पुश्तैनी कब्र कहाँ है? मैं अपनी पुश्तैनी कब्र को उसकी कब्र के बगल में ले जाना चाहता हूँ। इस समय सभी को लगा कि उनका विश्व दृष्टिकोण ध्वस्त हो गया है। मुझे आश्चर्य है कि अगर वह मध्यम आयु वाला आदमी यहाँ होता तो क्या सोचता। ऐसा लग रहा था कि उसके बिना भी फैंग चेन की किस्मत काफी अच्छी थी और यहाँ तक कि शीर्ष 4 या सेमीफाइनल तक पहुँचना भी आसान था। फैंग चेन के चेहरे पर भी अजीब भाव था। वह सोच रहा था कि आज उसकी किस्मत कुछ ज्यादा ही अच्छी थी। क्या ऐसा हो सकता है कि पिछले 5 सालों से मेरी किस्मत खराब चल रही थी और अब मेरी किस्मत पलट गई है? वह बस यही सोच पा रहा था। बस इसी तरह वह सेमीफाइनल तक पहुंच गया। जल्द ही सेमीफाइनल समाप्त हो गया और केवल 4 लोग आगे बढ़ सके। लॉटरी निकालते समय लुओ फिर से फैंग चेन के पास आया। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम भाग्यशाली हो? भगवान ने जानबूझकर तुम्हें मेरे हाथों मरने दिया। आसमान की ओर अच्छी तरह देखो और तुम्हें पता चल जाएगा कि आगे क्या है। हाँ, वह लंबी हंसी के साथ चला गया। फैंग चेन ने शांति से उसकी ओर देखा और मन ही मन उपहास किया। आपको जल्द ही पता चल जाएगा कि आप भाग्यशाली हैं या नहीं। सेमीफाइनल ड्रॉ। हर कोई लुओ के खिलाफ फैंग चेन के मैच का इंतजार कर रहा है। उसकी अच्छी किस्मत सभी को बेहद ईर्ष्यालु बना देती है। लेकिन निराशाजनक बात यह थी कि लुओ ने अंततः जिस दुश्मन को बाहर निकाला वह लिन लुओ था, जो इस सत्र का एक और प्रतिभाशाली खिलाड़ी था। फैंग चेन का सामना एक अन्य प्रतिभाशाली खिलाड़ी हुलाई से था, जो लुओ लिन और लुओ के बाद दूसरे स्थान पर था।
आधे घंटे बाद वह रिंग में खड़ा होकर अपने प्रतिद्वंद्वी के आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन सभी को आश्चर्य हुआ कि फैंग चेन का प्रतिद्वंद्वी कभी नहीं आया। ये देखकर बड़े रेफरी उसका नाम पुकारते रहे, लेकिन वह फिर भी नहीं आया। जैसे ही रिंग युद्ध का समय समाप्त होने वाला था, एक शिष्य मंच पर आया। सभी ने सोचा कि यह हुलाई है, लेकिन जो शिष्य ऊपर गया था वह स्पष्ट रूप से हुलाई नहीं था। शिष्य ने आगे बढ़कर रेफरी बुजुर्ग को प्रणाम किया और कहा, बड़े भाई, वरिष्ठ भाई वो इतने गंभीर रूप से घायल हो गए हैं कि वे इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए नहीं आ सकते, इसलिए उन्होंने हार मान ली है। जैसे ही ये शब्द बोले गए, सारा स्थान शांत हो गया। एक और मतदान से परहेज। हे भगवान, यह आदमी इतना भाग्यशाली कैसे हो सकता है? बिना एक भी लड़ाई लड़े हम सीधे फाइनल में पहुंच गए। ये कैसी बदकिस्मती है? सभी लोग बकबक करने लगे और दुनिया के अन्याय पर फिर से नाराजगी जताने लगे। फैंग चेन भी ये सुनकर दंग रह गया। उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी और अचानक आई थी। एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। शायद पिछले 5 वर्षों में उन्होंने जो कष्ट झेले हैं, उन्हें देखते हुए यह ईश्वर की थोड़ी सी दया है। दूसरी ओर लुओ की किस्मत फैंग चेन जितनी अच्छी नहीं थी। वे दोनों इस बाहरी संप्रदाय के गौरवशाली पुत्र हैं, इसलिए यह मुकाबला स्वाभाविक रूप से एक भयंकर लड़ाई होगी। दोनों पक्षों ने बिना किसी रोक टोक के लड़ाई लड़ी और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। भीड़ ने जयकारे लगाए और जयकारे लगाए। ये बहुत रोमांचक था। हालांकि लिन लुओ केवल 15 वर्ष की है और प्रशिक्षण समय और अनुभव के मामले में वह 18 वर्षीय लुओ से तुलना नहीं कर सकती। अंततः वह मामूली अंतर से हार गए। हालांकि उसने अपनी तलवार से लुओ पर भी प्रहार किया, लेकिन दुर्भाग्य से इसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये सचमुच रोमांचक है। उस स्थिति में वरिष्ठ भाई लुओ पहले होंगे। सभी ने इस लड़ाई को निर्णायक माना। जहां तक फैंग चेन की बात है, किसी को उसकी परवाह नहीं थी। ये सोचना तो दूर की बात थी कि वह जीत सकता है। मेंग याओ ने भौहें सिकोड़ी और फैंग चेन को एक ध्वनि संदेश भेजा, भाई फैंग, इस राउंड को छोड़ देने के बारे में क्या ख्याल है? दूसरा स्थान भी बुरा नहीं है। वह इस बात से भी चिंतित थी कि फैंग चेन लुओ का मुकाबला नहीं कर सकता। आखिरकार फैंग चेन 5 साल से कब्र की रखवाली कर रहा था और उनमें से 5 साल बर्बाद हो गए थे। लिन लुओ को हराने के बाद लुओ और भी अधिक गर्वित हो गया और उसने रिंग छोड़ने की भी योजना नहीं बनाई। मंच पर सीधे खड़े होकर उसने अपना चाकू फैंग चेन की ओर तान दिया और गर्व से कहा, बेकार, मंच पर चढ़ो और मरो। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि एक सच्चा प्रतिभाशाली व्यक्ति क्या होता है। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि हर कोई उसे साफ सुन सकता था। अचानक सभी की नजरें फैंग चेन पर पड़ी। ये बिल्कुल वैसा ही परिणाम था जैसा लुओ चाहता था, जिसने फैंग चेन को ऊपर जाने के लिए मजबूर कर दिया, भले ही वह लड़ाई से डरता था। फैंग चेन का चेहरा शांत रहा। उसने सबसे पहले मेंग याओ की तरफ देखा और उसे आश्वस्त करने वाली नजर से देखा। फिर उसने लुओ की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, लड़ने का कोई मतलब नहीं है, क्यों न हम कुछ और निर्दयी काम करें? क्या जीवन और मृत्यु टूर्नामेंट? पूरा दर्शक आश्चर्यचकित होकर सोचने लगा कि फैंग चेन पागल हो गया है। लुओ दंग रह गया, फिर हंसने लगा। मैंने लोगों को मौत की तलाश करते देखा है, लेकिन मैंने कभी किसी को इस तरह मौत की तलाश करते नहीं देखा। वह बस इस बात की चिंता कर रहा था कि फैंग चेन को मारने के लिए कौन सा बहाना ढूंढा जाए, लेकिन अब दूसरा पक्ष व्यक्तिगत रूप से उसके पास आ गया। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ। उसे डर था कि फैंग चेन अपनी बात से मुकर जाएगा, इसलिए वह जल्दी से सहमत हो गया। ऊंचे मंच पर लुओ युन बहुत खुश था। ये वास्तव में ऐसा था जैसे स्वर्ग का रास्ता था, लेकिन तुमने उसे नहीं अपनाया। नर्क का कोई दरवाजा नहीं था, लेकिन तुम अंदर घुस गए। तुम मौत को दावत दे रहे हो। तुम कमीने, मरने तक रुको और देखो कि मैं उस बूढ़ी औरत को कैसे मारता हूँ। अंत में मास्टर के सारे खजाने मेरे होंगे। सु वान रा ने गंभीर मुस्कान के साथ कहा। मेंग याओ को अचानक से यह बात समझ में नहीं आई। उसे उम्मीद नहीं थी कि फैंग चेन वाकई जिंदगी और मौत की जंग छेड़ देगा, लेकिन फैंग चेन के दृढ़ चेहरे को देखकर वह जानती थी कि कुछ और कहना बेकार है। वह केवल गुस्से में अपने पैर पटक सकती थी और अपने दिल में कोस सकती थी, बेवकूफ, अगर तुम मर गए तो क्या मैं विधवा हो जाऊंगी? क्या गड़बड़ है? फैंग चेन को यह सब पता नहीं था। जब उसने लुओ की सहमति सुनी तो वह थोड़ा मुस्कुराया और मंच पर कदम रखा। फिर उसने रेफरी बुजुर्ग की ओर देखा। बुजुर्ग, क्या हम दोनों के बीच जीवन और मृत्यु की लड़ाई वैध है?
जीवन और मृत्यु की लड़ाई की पुष्टि किसी बड़े व्यक्ति द्वारा की जानी चाहिए, अन्यथा इसकी गिनती नहीं की जाएगी। रेफरी बुजुर्ग ने सीधे सिर हिलाकर कहा, बेशक ये स्थापित है। तुम बहुत गंभीर हो बेवकूफ, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मर चुके हो, लुओ ने क्रूर मुस्कान के साथ कहा। फैंग चेन ने कुछ नहीं कहा, बस शांति से उसे देखा। रेफरी बुजुर्ग ने कहा, चूंकि दोनों पक्षों को कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए ये लड़ाई जीवन मरण की लड़ाई होगी। चाहे कोई भी मर जाए या घायल हो, संप्रदाय द्वारा किसी को भी दंडित नहीं किया जाएगा। गठन सक्रिय हो गया है। जीवन और मृत्यु की प्रतियोगिता शुरू हो गई है। ये कहने के बाद रेफरी नीचे उतर गया। उसी समय अखाड़े की संरचना सक्रिय हो गई, जिससे वे दोनों अखाड़े में बंद हो गए। इस तरह उनमें से कोई भी बच नहीं सकता और बाहर के लोग बचाव कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ये त्यान्यू दिव्य संप्रदाय की जीवन मरण की लड़ाई है। लुओ ने अपने हाथ में एक काली लंबी तलवार पकड़ी हुई थी। गैदरिंग स्पिरिट दायरे की चरम आभा फूट पड़ी। आज मैं तुम्हें एक प्रतिभाशाली व्यक्ति की शक्ति दिखाऊंगा। तुम्हारे जैसे हारे हुए व्यक्ति के लिए मेरे हाथों मरना बहुत सम्मान की बात है। जैसे ही उसने ये कहा, उसने काली तलवार घुमाई और अचानक उसके चारों ओर से काली धुंध उठी, जिसने धीरे धीरे उसके शरीर को ढक लिया। इसी समय धीरे धीरे काला कोहरा फैल गया, जिसने पूरे मैदान को ढक लिया। ये वरिष्ठ भाई लुओ का काला कोहरा है जो आकाश को भर रहा है। काले कोहरे के इस क्षेत्र में फैंग चेन बर्बाद हो गया है। वरिष्ठ भाई लुओ बिल्कुल प्रभावित नहीं है और उनकी दृष्टि अभी भी स्पष्ट है। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि यह क्षेत्र में घना अंधेरा है। ये दृश्य देखकर सभी को लगा कि फैंग चेन निश्चित रूप से मर चुका है। फैंग चेन काली धुंध में शांति से खड़ा था जब लुओ की आवाज आई, चिंता मत करो बच्चे, मैं तुम्हें सीधे नहीं मारूंगा। मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा करके चोट पहुंचाऊंगा और तुम्हें पूरी तरह से दर्द और खून बहने से मरने दूंगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह, हाँ, मुझे विश्वास है कि तब तुम दुखी और सुंदर दिखोगे। लुओ काली धुंध में छिप गया और फैंग चेन की भयभीत नजर देखना चाहता था। लेकिन फैंग चेन न केवल शांत था, बल्कि उसने अपने मुंह के कोनों को भी थोड़ा ऊपर उठा लिया था। हाँ, उसने काली तलवार निकाली और कहा, मैं भी तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूँ, लेकिन दुर्भाग्य से मेरे पास समय सीमित है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा। यह ऐसी बात नहीं है जिसे तुम, एक हारे हुए व्यक्ति, तय कर सकते हो। लुओ ने व्यंग्य किया। नहीं। फैंग चेन के हाथ में काली प्रकाश तलवार की राक्षसी ऊर्जा बढ़ गई और आत्मा दानव की आंखें खुल गईं। लुओ ने सोचा कि फैंग चेन उसे नहीं देख सकता, लेकिन फैंग चेन की आंखों में उसका स्थान स्पष्ट था। उन्होंने धीरे से कहा, ये वही है जो मैं तय कर सकता हूँ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके पीछे एक तलवार वाला पात्र प्रकट हुआ। ये दाओवन है। उसी समय फैंग चेन उनकी राक्षसी आंखें लुओ को घूर रही थी। लुओ को अचानक अपने सिर में हल्की झुनझुनी महसूस हुई। जब वह धीमा हुआ, फैंग चेन पहले ही उसके सामने आ चुका था। उसी समय उसने अपने पीछे दाओवन को भी देखा। ये कैसे संभव है? यही तो तरीका है। शब्द निकलने से पहले ही सिर अलग हो गए। लुओ का सिर उड़ गया। उसकी अभिव्यक्ति अभी भी अविश्वास से भरी थी। उसकी नज़र में फैंग चेन के लिए उसका स्थान जानना असंभव था। आत्मा सभा क्षेत्र में दाओ वेन को जगाना असंभव है। उसे एक तलवार से मारना और भी असंभव है। जब उसका सिर आसमान से नीचे गिरा तो उसकी आंखें अफसोस से भरी थीं। उसने फैंग चेन को क्यों उकसाया? वह उसके साथ मौत तक क्यों लड़ना चाहता था? जाहिर है उनका भविष्य उज्ज्वल था, लेकिन उनकी यहाँ इस तरह मृत्यु हो गई। ... फैंग चेन ने अपनी तलवार, अपना सामान एक तरफ रख दिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसका चेहरा अब भी पहले की तरह शांत था। जैसे ही काला कोहरा धीरे धीरे छंटने लगा, सभी को समझ आ गया कि युद्ध समाप्त हो गया है। कितनी जल्दी! तो फिर फैंग चेन बहुत कमजोर है। तुमने वरिष्ठ भाई लुओ को इस तरह चुनौती देने की हिम्मत की। तुम वास्तव में अपनी मौत को आमंत्रित कर रहे हो। हाँ, लेकिन अगर तुम मर भी जाओ तो कोई बात नहीं, इस तरह की बात उचित नहीं है। ... जब वे इस बारे में बात कर रहे थे और उन्हें लगा कि फैंग चेन निश्चित रूप से मर जाएगा, तो काला कोहरा छंट गया। लेकिन जो दृश्य उन्होंने सोचा था वह नहीं हुआ। इसके बजाय फैंग चेन वहां सुरक्षित रूप से लड़ रहा था। उसके पैरों के पास एक सिरहीन लाश थी और दूरी पर एक हैरान और पछतावे से भरा सिर था। ये लुओ था। धमाका! सभी लोग अविश्वास से अपने सामने के दृश्य को देख रहे थे, मानो उन पर 5 वज्र गिर पड़े हों।
फैंग चेन न केवल मरा बल्कि उसने लुओ यो को भी मार डाला। ये सब कैसे हो रहा है? टकराना। लुओ युन तुरंत उठ खड़ा हुआ। उसने आंखें खोलकर इस दृश्य को देखा। नहीं, ये कैसे संभव है? मेरा चचेरा भाई शराब इकट्ठा करने के शिखर पर है। वह इस कचरे के हाथों कैसे मर सकता है? ये बिल्कुल असंभव है। मेरा चचेरा भाई जुलिंग के शिखर पर है। वह तुम जैसे निकम्मे के हाथों कैसे मर सकता है? तुमने जरूर कोई कपटी तरीका अपनाया होगा। बिल्कुल, अगर उसे पीट पीट कर मार भी दिया जाए तो भी वह इस तथ्य पर विश्वास नहीं करेगा। क्या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि सीनियर सिस्टर लिन के साथ लड़ाई में लुओ यो घायल हो गया था? अचानक किसी ने कहा। इस कथन को कई लोगों ने तुरंत स्वीकार कर लिया। हाँ, ये निश्चित रूप से मामला है। मैं जाऊंगा। फैंग चेन बहुत भाग्यशाली होगा। बस इतना ही हुआ कि मुझे फाइनल में डाल दिया गया और उसी समय लुओ यो घायल हो गया। कितनी बुरी किस्मत है। सभी ने कहा कि उन्हें लगा कि लिंग फैन वास्तव में भाग्यशाली था। लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं सोचते, और यह व्यक्ति मिंग याओ है। इस समय उसकी आकर्षक बड़ी आंखें चौड़ी हो गईं और उसका छोटा चेहरी मुंह थोड़ा खुला रह गया। और इस समय उसकी सुंदर आंखों में सुनहरी रोशनी हल्की हल्की चमक रही थी। अन्य लोग इसे नहीं देख सके, परंतु उसने अपनी आध्यात्मिक आंखों से इसे स्पष्ट रूप से देखा। उनमें से एक है फैंग चेन का तलवार से लिखा ताओवादी ग्रंथ। हे भगवान, उसने वास्तव में दाओवन को जगा दिया है, और वह अभी भी दूसरे स्तर का दाओवन है। वह आत्मा सभा क्षेत्र में है। वह बहुत हैरान थी। आपको पता ही होगा कि उसे भी ताओवादी पाठ का एहसास अर्जित क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद ही हुआ था। जो लोग आत्मा सभा क्षेत्र में ताओवाद के शब्दों को समझ सकते हैं, वे सभी राक्षसों के बीच राक्षस हैं। अत्यधिक उत्तेजना के कारण उसका चेहरा हल्का लाल हो गया था और वह और भी आकर्षक लग रही थी। उसे सबसे अधिक खुशी इस बात से होती है कि फैंग चेन की दुष्ट प्रतिभा से पता चलता है कि परिवार भी उनकी सगाई पर आपत्ति नहीं कर सकता। तुम कमीने, तुमने मेरे चचेरे भाई को मारने की हिम्मत की। मैं तुम्हें कुचल कर राख कर दूंगा। अचानक लुओ युन सदमे से उबर गया। उसकी आंखों में हत्या का इरादा भरा हुआ है। गर्जना के साथ ऊंचे मंच से नीचे कूदना, तोप के गोले की तरह दौड़ना। फिर हाउटियन क्षेत्र का 7वां स्तरीय बल विस्फोट हो गया। फैंग चेन पर ताला। ये देखकर बड़े रेफरी थोड़ा हिचकिचाए, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई करने का इरादा नहीं किया। वह ऐसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता था, बस ये दिखावा करना चाहता था कि उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। लुओ युन, तुम क्या करना चाहते हो? मेंग याओ चिल्लाया। एक झटके में वह फैंग चेन के पास आया। लुओ युन को एक हथेली से मारा। टकराना। लुओ युन 3 फीट पीछे हट गया, लेकिन मेंग याओ केवल 3 कदम पीछे हटी और उसे फैंग चेन ने सहारा दिया। वरिष्ठ बहन मेंग, इस व्यक्ति ने मेरे चचेरे भाई को मार डाला। उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। लुओ युन ने बिना परवाह किए चिल्लाया। तुम दोनों जीवन मरण की प्रतियोगिता में भाग ले रहे हो। क्या तुम संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन करना चाहते हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह। मेंग याओ ने ठंडे स्वर में पूछा। लुओ युन की अभिव्यक्ति अभी भी क्रूर थी। यह आदमी बहुत दुष्ट है, और जब लुओ यो घायल था तब भी वही दुष्ट काम करेगा। ऐसे लोग निश्चित रूप से भविष्य में बेहद भयावह होंगे। जो लोग पीठ में छुरा घोंपते हैं, ऐसे लोगों को मार दिया जाना चाहिए। कपटी, फैंग चेन ने व्यंग्य करते हुए कहा, तुम्हारे साथ तुलना करना कितना कपटी है। सु वानर के साथ मिलकर मेरे शरीर में स्वर्गीय दाओ हड्डी की लालसा करो। जब स्वर्गीय दाओ हड्डी आकार ले लेगी तो वह उसे मार डालेगा। मेरा मांस काट दो, मेरी हड्डियां खोद दो। असली कपटी व्यक्ति कौन है? वह व्यक्ति कौन है जो मारे जाने लायक है? इन शब्दों से हलचल मच गई। हर कोई स्तब्ध रह गया और वहां कोलाहल मच गया। क्या मैंने सही सुना? दूसरों की स्वर्गीय हड्डियों का अवैध शिकार। ये लोगों के जीवन को बर्बाद कर रहा है। हड्डियां खोदना। वरिष्ठ भाई लुओ युन उस तरह का व्यक्ति नहीं है ना? हर कोई बहुत बातें कर रहा था। मेंग याओ का चेहरा एक पल के लिए ठंडा पड़ गया। किसी की हड्डियां खोदना नैतिक रूप से अस्वीकार्य बात है। तुम बकवास कर रहे हो। मैं किस तरह का व्यक्ति हूँ, लुओ युन? तुम कितने बेकार हो, फैंग चेन। मुझे अभी भी तुम्हारे शरीर में स्वर्गीय दाओ हड्डी की लालसा करने की जरूरत है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। फैंग चेन, तुम स्पष्ट रूप से खुद ही बर्बाद हो, लेकिन तुम ये सब मुझ पर दोष लगाते हो। नीच और बेशर्म, लुओ युन चिल्लाया। उसकी आंखों में ठंडी जानलेवा मंशा चमक रही थी। ये सही है, फैंग चेन, ये तुम ही थे जो मेरे साथ कुछ गलत करना चाहते थे।
इसीलिए सीनियर भाई यून ने तुम्हें घायल कर दिया। खलनायक से पहले शिकायत दर्ज करने के लिए मत कहो, अमेलिया सू ने भी कहा। फैंग चेन ने उन दोनों को ठंडी आंखों से देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तियानदाओ हड्डी को शरीर में प्रवेश किए हुए केवल 1 महीना ही हुआ है और यह पूरी तरह से आपके साथ विलीन नहीं हुई है ना? हमारे संप्रदाय के पास एक गुप्त तरीका है। आपके और मेरे खून की एक बूंद से ही आप बता सकते हैं कि तियानदाओ हड्डी कौन है। हाँ लुओ यून, इसे आजमाने की हिम्मत करो। सबकी नजरें तुरंत लुओ यून पर पड़ी। फैंग चेन सही था, संप्रदाय में एक गुप्त तरीका था जिससे पता लगाया जा सकता था कि उसके शरीर में स्वर्गीय दाओ हड्डी किसके साथ ज्यादा संगत है। यदि फैंग चेन के साथ 50% अनुकूलता है तो यह फैंग चेन की ही होगी, क्योंकि यदि स्वर्गीय दाओ अस्थि कभी भी फैंग चेन के शरीर में प्रकट नहीं हुई होती तो 50% फिट नहीं होता। कचरा, तुम अपने आप को क्या समझते हो? जरा इसका परीक्षण करो। विस्मयादिबोधक चिन्ह। लुओ यून ने अंधेरे में कहा, वह फैंग चेन को यह मौका कैसे दे सकता है? ये सुनने के बाद सभी को लगभग यकीन हो गया। लुओ यून ने फैंग चेन की स्वर्गीय दाओ हड्डी ले ली, अन्यथा क्या वह इसका परीक्षण करने की हिम्मत नहीं करता। इस समय सभी लोग लुओ यून की ओर देखने लगे। किसी दूसरे व्यक्ति की मानव हड्डियां छीनना किसी दूसरे व्यक्ति की जान लेने जैसा है। यह मुख्य भूमि और संप्रदाय में वर्जित है। ये वास्तव में घृणित और बेशर्मी है। वे शिष्य जो पहले लुओ यून को अपना आदर्श मानते थे, वे और भी अधिक हताश हो गए। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लुओ यून ऐसा व्यक्ति होगा। मेंग्याओ के चेहरे पर ठंडक छा गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि फैंग चेन को ऐसी तकलीफ होगी। स्वर्ग की हड्डियां खोदना कितना निर्दयी तरीका है। लुओ यून, तुमने दूसरे लोगों की हड्डियां ली। तुमने संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन किया। मैं इस मामले की रिपोर्ट जरूर करूंगा। मैं इसे ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। तुमने फैंग चेन को जो नुकसान पहुंचाया है, मैं तुम्हें जरूर 10 गुना वापस दूंगा। लुओ यून का चेहरा पीला पड़ गया और उसने ठंडे स्वर में कहा, वरिष्ठ बहन मेंग, क्या आप वाकई अपने काम से काम रखना चाहती हैं? इस कमीने का क्या फायदा? उसके लिए मेरे लुओ परिवार के खिलाफ क्यों जाना? मेंग्याओ ने ठंडे स्वर में कहा, मैं तुम्हें बता दूं, फैंग चेन मेरा मंगेतर है। जो कोई भी उसे छूने की हिम्मत करेगा वह मेरे साथ झगड़ा करेगा। लुओ यून के हाव भाव थोड़े बदल गए और वह मेंग्याओ के खिलाफ हो गया। सच कहूं तो उसका लुओ परिवार वास्तव में उसके सामने कुछ भी नहीं था। वह केवल अपनी नजर फिर से फैंग चेन पर डाल सका और गुस्से से चिल्लाया, कमीने, क्या तुम केवल महिलाओं के पीछे छिपने की हिम्मत करते हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्या तुम मुझे मारने का मौका नहीं चाहते? फैंग चेन ने उदासीनता से लुओ यून को देखा और कहा, मैं तुम्हें यह मौका दूंगा। 3 महीने बाद तुम और मैं भी जीवन मरण की लड़ाई लड़ेंगे, जब तक कि हम मर न जाएं। मेंग्याओ का चेहरा थोड़ा बदल गया। वो प्रसवोत्तर क्षेत्र के 7वें स्तर पर है। फैंग चेन ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, 3 महीने काफी हैं। ठीक है। लुओ यून को उम्मीद नहीं थी कि फैंग चेन खुद मौत की मांग करेगा, इसलिए उसने उसे पछताने से बचाने के लिए सीधे सहमति दे दी। फिर वह थोड़ा चिंतित हुआ और बोला, शब्दों का क्या उपयोग है? उसने अपना हाथ हिलाया और उसके हाथ में एक सुनहरा कागज आया। उसने अपनी उंगलियों से उस पर कुछ बिंदु लिखे और फिर उसे फैंग चेन को दे दिया। ये संप्रदाय का जीवन और मृत्यु कार्ड है और इसमें समय सीमा लिखी हुई है। हस्ताक्षर करने के बाद आपको वचन का पालन करना होगा। जो लोग इसका उल्लंघन करेंगे उनकी साधना समाप्त कर दी जाएगी और उन्हें संप्रदाय से निकाल दिया जाएगा। अपना फिंगरप्रिंट प्रिंट करें। फैंग चेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस पर अपनी उंगली दबाई और जीवन और मृत्यु का कार्ड स्थापित हो गया। ये फिर से लुओ यून के हाथ में वापस आ गया। लुओ यून इससे बहुत संतुष्ट हुआ और फैंग चेन से ठंडे स्वर में कहा, आपके पास जीने के लिए अभी भी 3 महीने हैं, इसका आनंद लें। फिर वह यहाँ और अधिक नहीं रुका और अपने लोगों और लुओ यून के शरीर के साथ चला गया। सू वान एर भी उनका पीछा करना चाहती थी, लेकिन एक बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें रोक दिया। बूढ़े आदमी के कुछ कहने के बाद सू वान अब उसके पीछे चली गई। लुओ यून और अन्य लोगों के चले जाने के बाद 7 पीक्स मूल्यांकन पूरी तरह सफल हो गया। पहले तो सभी ने सोचा कि लुओ यून आज के 7 पीक्स असेसमेंट का नायक होगा, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह अंततः फैंग चेन बन जाएगा। उसने न केवल लुओ यून को मार डाला, बल्कि वह मेंग्याओ का मंगेतर भी बन गया। एक बार यह खबर फैल जाए तो निश्चित रूप से पूरे त्यानिल दिव्य संप्रदाय में सनसनी फैल जाएगी। हालांकि 99% लोग सोचते हैं कि फैंग चेन सिर्फ भाग्यशाली है,
अन्यथा वह पहला स्तर भी पास नहीं कर पाता। बधाई हो, मेंग याओ ने व्यक्तिगत रूप से फैंग चेन को इनाम दिया। फैंग चेन ने इनाम ले लिया, जिसमें 5 लुओ लिंग घास और एक यूनिक्सियन गोली शामिल थी। इन संसाधनों के साथ तथा अपने शरीर में तलवार दानव रक्त की शेष बूंदों के साथ वह कुछ ही समय में जन्म पश्चात क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है। उसके बाद वह निश्चित रूप से 3 महीने के भीतर छोटे टॉवर की तीसरी मंजिल खोलने और लुओ यू को मारने में सक्षम होगा। यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। दबाव हो सकता है, लेकिन प्रेरणा तभी होती है जब दबाव होता है। 7 चोटियों का मूल्यांकन भी यही समाप्त हो गया और वह बुजुर्ग जो मूल्यांकन में उत्तीर्ण होने वाले शिष्यों का रिकॉर्ड रखने के लिए जिम्मेदार था, खड़ा हो गया। ठीक है, अब मूल्यांकन में उत्तीर्ण होने वाले शिष्य ये चुनना शुरू करेंगे कि उन्हें किस शिखर पर जाना है। याद रखें, एक बार जब आप चुनाव कर लेते हैं तो बहुत संभावना है कि यह आपके साधना के अगले मार्ग को निर्धारित करेगा, इसलिए सावधान रहें। बुजुर्ग की नज़र फैंग चेन पर पड़ी और उन्होंने पूछा, तुम कौन सी चोटी पर चढ़ना चाहते हो? मेंग याओ ने फैंग चेन की ओर आशा भरी नजरों से देखा, उम्मीद करते हुए कि वह दूसरे शिखर पर पहुंच जाएगा। फैंग चेन ने भी मेंग याओ को देखा और वह भी समझ गया कि उसका क्या मतलब था। लेकिन अंत में उन्होंने अपना सिर थोड़ा हिलाया और दृढ़ता से कहा, मैं 7वीं चोटी में शामिल होना चाहता हूँ। वह अपनी मालकिन को घर ले जाना चाहता है और वह 7वीं चोटी की महिमा को बहाल करना चाहता है। वह 7वीं चोटी को नहीं छोड़ेगा। जैसे ही यह कहा गया, हर कोई चौंक गया। हे भगवान, क्या वह मूर्ख है? उसने वास्तव में 7वीं चोटी को चुना, जिस पर अब कोई नहीं है। यह एक बेकार चोटी बन गई है। उसने अभी भी 7वीं चोटी को चुना। क्या वह नहीं जानता कि 7वीं चोटी पहले से ही केवल नाम मात्र की है? सभी लोग मूर्खता की दृष्टि से फैंग चेन को देख रहे थे। केवल मेंग याओ ही असहाय था और फैंग चेन के निर्णय से आश्चर्यचकित नहीं था। फैंग चेन मूल रूप से 7वें शिखर से थे और वे पूर्व 7वें शिखर गुरु के शिष्य भी थे। उनके लिए 7वें शिखर पर वापस लौटना चुनना सामान्य बात थी। वह केवल हल्की सी आह भर सकी और फैंग चेन का समर्थन करने का निर्णय ले सकी। बुजुर्ग ने भी आश्चर्य से फैंग चेन को देखा, लेकिन फैंग चेन की पहचान के बारे में सोचते हुए यह आश्चर्य की बात नहीं थी। उन्होंने सिर हिलाया और कहा, 2 दिन बाद आप सीधे 7वें शिखर पर जा सकते हैं। धन्यवाद बड़े। फैंग चेन ने उन्हें धन्यवाद दिया। फिर एक के बाद एक अन्य लोगों ने उन चोटियों के लिए पंजीकरण कराना शुरू कर दिया जिन पर वे चढ़ना चाहते थे। आंतरिक द्वार इस प्रकार के 7 शिखर मूल्यांकन को बहुत गंभीरता से नहीं लेगा जब तक कि कोई अति प्रतिभाशाली व्यक्ति न हो जिसका चयन आंतरिक रूप से न किया गया हो। लुओ और लिन लुओ जैसे प्रतिभाशाली लोगों को आमतौर पर एक निश्चित शिखर पर पहुंचने के लिए आंतरिक रूप से चुना जाता है। जहां तक अन्य शिष्यों का प्रश्न है, उनके लिए यह मायने नहीं रखता कि वे किस धर्म में शामिल होना चाहते हैं। अब 7वें शिखर को छोड़कर अन्य शिखरों पर शिष्यों की कमी नहीं है, लेकिन उनमें शीर्ष प्रतिभाओं की कमी है। सब कुछ हो जाने के बाद मेंग याओ ने फैंग चेन से कहा, चलो साथ साथ वापस चलते हैं। फैंग चेन ने मना नहीं किया और सिर हिला दिया। दोनों ने अंतरिक्ष यान को एक साथ यूचेंग तक ले गए, जिससे मैदान में मौजूद लोगों की ईर्ष्या भरी निगाहें उन पर ही रह गईं और लुओ युन की नाराजगी भरी आंखें। अंतरिक्ष यान पर मेंग याओ ने अपनी बड़ी पानी भरी आंखों से फैंग चेन को देखा और फैंग चेन का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। क्या हुआ? फैंग चेन ने हैरानी से पूछा। मेंग याओ मुस्कुराए और आकर्षक ढंग से बोली, आप जवाब जानते हुए भी पूछ रहे हैं। अब आप और मैं ताओवादी जोड़े हैं और हमारी सगाई भी हो चुकी है। क्या आप मेरे साथ कुछ नहीं करना चाहते? उसका चेहरा लाल था और वह आकर्षक और मनमोहक थी। वह आकर्षक ढंग से मुस्कुराई जिसने दुनिया को चौंका दिया। फैंग चेन का दिल हिल गया और यहाँ तक कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। फैंग चेन की शर्मिंदगी देखकर मेंग याओ ने अपने हाथों से अपना मुंह ढकते हुए हंसते हुए कहा, ठीक है, मैं अब तुम्हें तंग नहीं करूंगी। भले ही तुम मुझे पहले चाहते हो, मैं तुम्हें नहीं दे सकती। तुम मेरी स्थिति जानते हो। अगर वास्तव में कुछ हुआ तो तुम और मैं मर जाएंगे। फैंग चेन समझ गया कि मेंग याओ भोग विलास के शरीर के बारे में बात कर रही थी, और जिसने भोग के शरीर को समझा उसने ये भी समझा कि इससे मेंग याओ को कितनी पीड़ा और दर्द हुआ। उन्होंने दृढ़ता से कहा, चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से भोग के शरीर को हल करने में आपकी मदद करूंगा। फैंग चेन की दृढ़ आंखें देखकर मेंग याओ की आकर्षक आंखें चमक उठीं। लेकिन फिर वह मोहक ढंग से मुस्कुराई, फैंग चेन के करीब झुकी और पूछा, क्यों?
क्या तुम सचमुच मेरे कामुक शरीर से जल्दी से छुटकारा पाना चाहते हो और मेरे साथ दोहरी साधना का अभ्यास करना चाहते हो? फैंग चेन का चेहरा अचानक फिर से लाल हो गया। जैसे ही वह समझाने वाला था, मेंग याओ ने पलटकर कहा, ठीक है। यह असंभव नहीं है। उसके बाद उसने पीछे मुड़कर देखा और मुस्कुराए। उसके गाल मुस्कुराहट से भरे हुए थे और वह बोट हाउस में वापस आ गई। फैंग चेन ने यह नहीं देखा कि मेंग याओ का चेहरा इस समय लाल और सुंदर था। जल्द ही वे युचेंग वापस लौट आए और युचेंग के गेट पर उतरे। फिर वे दोनों साथ साथ अंदर गए और वापस चलने की योजना बनाई। लेकिन शहर में प्रवेश करने के कुछ ही देर बाद उन्होंने किसी को चिल्लाते हुए सुना, मेंग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं तुमसे यहाँ मिलूंगा। तभी नीले और सफेद कपड़े पहने एक सुंदर आदमी दोनों के सामने आया और मेंग याओ को मुस्कुराते हुए देखा। और उसके पास 2 छोटे भाई भी थे। इस आदमी को देखकर मेंग याओ ने भौहें सिकोड़ ली और ठंडे स्वर में कहा, भाई यू युवानविन, कृपया मुझे जूनियर सिस्टर मेंग कहें। आपके और मेरे बीच का रिश्ता उतना अच्छा नहीं है। यू युवानविन अभी भी मुस्कुराए। ठीक है, जूनियर सिस्टर मेंग है। वास्तव में जूनियर सिस्टर मेंग, आपको इतनी दूर क्यों रहना है? जब आप 18 वर्ष की हो जाएंगी तब मैं शादी का प्रस्ताव रखूंगी। आप जानती हैं, आपकी माँ ने हमेशा हमारे बीच जो कुछ भी है उसका समर्थन किया है। मेंग याओ की अभिव्यक्ति अभी भी ठंडी थी। यह मेरी माँ थी जो सहमत थी, मैं नहीं। एक और बात है, मेरा पहले से ही एक मंगेतर है, इसलिए कृपया मुझसे दूर रहें। मंगेतर? यू युवानविन की मुस्कुराहट तुरंत गायब हो गई और उसने इस समय केवल फैंग चेन को ही देखा। उसने फैंग चेन को ऊपर से नीचे तक देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, जूनियर सिस्टर मेंग, वह तुम्हारा मंगेतर नहीं है ना? मेंग याओ ने अभी तक कुछ नहीं कहा था, लेकिन फैंग चेन ने उसका हाथ पकड़ लिया और सीधे कहा, मैं हूं, इसलिए कृपया मेरी मंगेतर से दूर रहो। जिस क्षण फैंग चेन ने उसका हाथ पकड़ा, मेंग याओ का नाजुक शरीर थोड़ा कांप उठा। इस पल उसने महसूस किया कि फैंग चेन ने उसे सुरक्षा का ऐसा एहसास दिलाया जो उसे पहले कभी नहीं मिला था। तुम अपने आप को क्या समझते हो? क्या तुम जूनियर सिस्टर मेंग के योग्य हो? मुझे आदेश देने के लिए तुम्हारे पास क्या योग्यता है? यू युवानविन ने तिरस्कारपूर्वक फैंग चेन को देखा। एक छोटे भाई ने फैंग चेन को तिरस्कार से देखा। क्या तुम जानते हो कि यह कौन है? चौथी चोटी की युवा पीढ़ी में शीर्ष प्रतिभा, शेनडोंग क्षेत्र, यू परिवार का सबसे बड़ा बेटा, दक्षिण पूर्व का पहला परिवार। तुमने मास्टर यू को नाराज कर दिया। तुम नहीं जानते कि तुम कैसे मरोगे। तुमने मास्टर यू की महिला को छूने की भी हिम्मत की। तुम वास्तव में मौत को आमंत्रित कर रहे हो। यू युवानविन ने फैंग चेन को अहंकार से देखा और तिरस्कारपूर्वक कहा, मुझे परवाह नहीं है कि आप जूनियर सिस्टर मेंग को भ्रमित करने के लिए किस साधन का उपयोग करते हैं। अब मैं आपको एक मौका दूंगी। उसके हाथ में एक आध्यात्मिक ज्योति चमक उठी और उसके हाथ में एक ब्रोकेड का बक्सा प्रकट हुआ। जब उसने उसे खोला तो उसके अंदर एकदम साफ अमृत भरा हुआ था। ये गोली वुतियान गोली है, एक तीसरे स्तर की गोली। इसे लेने के बाद आप स्वर्ग और पृथ्वी के महान दाव को समझ सकते हैं और दाव पाठ को जागृत करने की बड़ी उम्मीद रखते हैं। ये वुतियान गोली ले लो और जूनियर सिस्टर मेंग के रास्ते से हट जाओ और फिर कभी मेरे सामने मत आना। तुम्हारे जैसे लोग कभी भी जूनियर सिस्टर मेंग के लायक नहीं होंगे, क्या तुम समझती हो? अंत में उनकी अभिव्यक्ति तिरस्कार से भरी हुई थी। फैंग चेन ने गोली की ओर देखा, लेकिन वह घृणा से खुद को रोक नहीं सका। वह यहाँ नकली गोली के साथ धोखा देने के लिए आया है। क्या ये यू परिवार का तथाकथित सबसे बड़ा बेटा है? ये सुनकर यू युवानविन पहले तो दंग रह गया और फिर जोर से हंसा। मैं हंसते हंसते मर रहा हूँ। बेवकूफ, तुमने कभी तीसरे स्तर से ऊपर की गोली नहीं देखी और तुम कहते हो कि यह नकली है। मैं तुम्हें बताता हूँ, मैंने ये गोली वानिकसिंग नीलामी घर में पूरे 10,000 स्पिरिट स्टोन के साथ खरीदी थी। क्या तुम जानते हो कि वानिकसिंग नीलामी घर क्या है? तुम एक देहाती हो, नहीं जानते। फैंग चेन की अभिव्यक्ति अभी भी शांत थी। वानिकसिंग नीलामी घर? मैं वास्तव में नहीं जानता। तो फिर यहाँ दूसरों पर मत हंसो। फैंग चेन ने वुतियान गोली को देखा और हल्की से कहा, वुतियान गोली मुख्य रूप से सुनहरी है, जिसे चांदी के हल्के धब्बों द्वारा पूरक किया गया है। आध्यात्मिक प्रकाश से घिरी गोली की खुशबू सुगंधित है। ये वुतियान गोली वास्तव में ऐसी ही है, लेकिन इसकी चांदी विशेष रूप से मंद है और सतह पर दरारें हैं। ये तापमान के कारण एक छोटी सी खराबी की तरह दिखता है, लेकिन यह वास्तव में जालसाजी के कारण होता है।
अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह एक नकली गोली है जिसकी सतह पर अन्य गोलियों की तरह त्वचा की एक परत लगी हुई है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, फेंग चेन ने अपना हाथ बढ़ाया और गोली को छू लिया। अचानक एक क्लिक की आवाज हुई। तभी गोली की सतह टूट गई और उसके अंदर एक और काली गोली बाहर आ गई। ये दृश्य देखकर आसपास के सभी लोग दंग रह गए। ये वास्तव में नकली गोली है। आश्चर्य की बात यह है कि गोली पर वास्तव में बेवकूफ शब्द लिखा हुआ है। ये देखकर फेंग चेन जोर से हंसा और बोला, देखा, उस व्यक्ति ने तुम्हें बेवकूफ कहा। यू युवानवेन पहले तो हैरान और स्तब्ध रह गया और फिर उसे गुस्सा आ गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वांग सिंह नीलामी घर में 10,000 स्पिरिट स्टोन के लिए नीलाम की गई यह गोली वास्तव में नकली थी, जिससे उसे लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है। मेंग याओ ने अपनी आंखें झपकाईं और अविश्वास से फेंग चेन को देखा। वह वानिक सिंह नीलामी घर को जानती थी और दूसरा पक्ष कभी भी जालसाजी करने के लिए कुछ नहीं करेगा। कई मूल्यांकनकर्ता भी हैं जो प्रामाणिकता की पहचान करने में माहिर हैं और उनकी नज़रों से बचना मुश्किल है। इस वुतियान गोली का मूल्यांकन वानिक सिंह नीलामी घर द्वारा किया गया होगा और वह गोली जिसने वानिक सिंह नीलामी घर को भी धोखा दिया था, उसे फेंग चेन ने एक नज़र में देखा था। यहाँ की हलचल ने कई लोगों को आकर्षित किया है, खासकर युवानवेन द्वारा अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि का खुलासा करने के बाद। उसे देखने वाली आंखें विस्मय और प्रशंसा से भरी थीं। लेकिन जब फेंग चेन ने कहा कि यह एक नकली गोली है, खासकर बेवकूफ शब्द, तो कई लोग मौके पर ही हंस पड़े। हे भगवान, कौन इतना नीच है? नकली गोली खरीदने के लिए 2000 स्पिरिट पत्थर खर्च करके मैं हंसते हंसते मर रहा हूँ। ये युवा मास्टर यू मूर्ख नहीं होगा। इस समय यू युवानवेन की नसें उभर आईं, खासकर जब उसने जोकर जैसी आंखों से उसे देखा तो वह जमीन में एक दरार ढूंढना चाहता था ताकि वह अंदर रेंग सके। वह फेंग चेन को घूरता रहा। ये सब उसके सामने खड़े व्यक्ति की वजह से था। उसने खुद को बहुत शर्मिंदा कर लिया। क्या बेवकूफ, अभी भी ऐसा करना चाहते हो? फेंग चेन शांत दिखी और उदासीनता से उसकी ओर देखा। मेंग याओ खड़ा हुआ और यू युवानवेन से ठंडे स्वर में कहा, क्या? यू युवानवेन, क्या तुम मेरे मंगेतर को छूना चाहते हो? अगर तुमने उसे छूने की हिम्मत की तो मैं निश्चित रूप से तुमसे मौत तक लड़ूंगा। जूनियर सिस्टर मेंग ने गलत समझा, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। यू युवानवेन को ठंडा पसीना आ गया और उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया। यू परिवार देवताओं के पूर्वी क्षेत्र में बहुत मजबूत है, लेकिन मेंग परिवार देवताओं के पूर्वी क्षेत्र में आकाश है और वे यू परिवार नहीं है जो भड़का सकते हैं। वह केवल फेंग चेन को गुस्से से घूर सकता था और फिर अपने छोटे भाई से कहा, चलो चलें। लेकिन जाने से पहले उसने फेंग चेन को एक ध्वनि संदेश भेजा, लड़के, आज जो हुआ उसे मैं आसानी से नहीं जाने दूंगा। तुम मेरा इंतजार करो, भले ही तुम्हें मेंग याओ का संरक्षण प्राप्त हो, मेरे पास तुम्हें मारने के अनगिनत तरीके हैं। ये कहकर वह शर्मिंदा होकर चला गया। यह एक और को उकसा रहा है। फेंग चेन अपने दिल में असहाय था, लेकिन वह जानता था कि यह अपरिहार्य था। आखिरकार वह सुंदरयान त्यानील दिव्य संप्रदाय की बर्फ और आग जुड़वा का हाथ पकड़ रहा था। ये सोचकर वह अपनी पकड़ और मजबूत करने से खुद को रोक नहीं सका। हाथ एक मुलायम कटकीन की तरह था, पतला ज़ेड हाथ, मुलायम जैसे कि हड्डी रहित, बहुत आरामदायक, इसलिए वह जाने के लिए सहन नहीं कर सका। मेंग याओ ने देखा कि फेंग चेन का हाथ ईमानदार नहीं था और उसका सुंदर चेहरा अचानक लाल हो गया। लेकिन उसने उसे नहीं हटाया, बल्कि फेंग चेन को उसे ऐसे ही पकड़े रहने दिया। स्वाभाविक रूप से वे दोनों जानते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा दिखावा किया जैसे उन्हें पता ही नहीं। मेंग याओ, लेकिन इस समय एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। वे दोनों इतने डर गए कि उन्होंने तुरंत अपने हाथ छोड़ दिए। उन्होंने ऐसा दिखावा किया जैसे कुछ हुआ ही न हो। पीछे मुड़ने पर उन्होंने देखा कि यह लिन जुएयान था जो पीछे आ रहा था। लिन जुएयान ने स्वाभाविक रूप से अभी दृश्य देखा और वह गुस्से में थी। वह मेंग याओ के पास आए और मेंग याओ को खींच लिया। जुएयान, क्या हुआ? मेंग याओ ने असमंजस में पूछा। लिन जुएयान ने कहा, मुझे आपसे कुछ कहना है। फेंग चेन ने लिन जुएयान को आते देखा और उसे घूरते हुए देखा, ये जानते हुए कि यह अच्छी बात नहीं थी। इसलिए उसने मेंग याओ से कहा, मेंग याओ, चून की सीनियर सिस्टर लिन यहाँ है, इसलिए मैं पहले निकल जाऊंगा। ठीक है। मेंग याओ ने देखा कि लिन जुएयान फेंग चेन के प्रति इतना शत्रुतापूर्ण था और वह केवल असहाय होकर सिर हिला सकती थी। फिर फेंग चेन ने अलविदा कहा। लिन जुएयान ने मेंग याओ को वापस आत्मा जहाज पर खींच लिया और मेंग याओ ने पूछा, जुएयान, क्या हुआ? मेंग याओ, उसके बहकावे में मत आना।
मैंने उस सु वान र से पूछा और उसने मुझे सब कुछ बता दिया। फैंग चेन ने पहले भी उसके साथ दुर्व्यवहार किया था और उसे खजाना प्राप्त करने के लिए लुओ युन के साथ मिलकर उसकी तियांदाओ हड्डी खोदने के लिए मजबूर होना पड़ा था। और फैंग चेन पहले एक बदमाश था और जुएयान। मिंग याओ ने गुस्सा होने का नाटक किया और लिन जुएयान को देखा। उसने कहा, तुम नहीं जानते कि सु वान र कौन है, लेकिन मैं जानती हूँ। फैंग चेन और उसके मालिक की पत्नी ने हमेशा उसे बिगाड़ा है, लेकिन उसने फैंग चेन को धोखा दिया और यहाँ तक कि अपने मालिक की पत्नी को मारना चाहती थी। जहाँ तक तथाकथित बदमाश की बात है, तो यह और भी असंभव है। फैंग चेन 5 साल से त्यानलिंगजी की कब्र के सामने कब्र की रखवाली कर रहा है। तुम उस जगह पर गए हो, जंगल में कौन वहां जाएगा? इसके अलावा फैंग चेन उस समय एक नश्वर था। वह सु वान एर का दुरुपयोग कैसे कर सकता था जिसने साधना की थी? और वह जूलिंग क्षेत्र में टोंगटियन सीढ़ी की 359वीं सीढ़ी पर कदम रखने में सक्षम था। आपको पता होना चाहिए कि उसकी इच्छाशक्ति कितनी मजबूत है। ऐसा व्यक्ति ऐसा काम कैसे कर सकता है? लेकिन लिन जुयान कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसे लगा कि मिंग याओ ने जो कहा उसमें कुछ सच्चाई थी। मिंग याओ ने आगे कहा, जुयान, आप कई वर्षों से अभ्यास कर रहे हैं और कभी कभी सही और गलत में अंतर करना मुश्किल होता है, और आप हमेशा उसी पर विश्वास करते हैं जो आप सोचते हैं। इसके बारे में ध्यान से सोचो, फैंग चेन शुरू से अंत तक कैसा था? लिन जुयान पूरी तरह से चुप हो गया। वास्तव में फैंग चेन ने कुछ भी असामान्य नहीं किया। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने वास्तव में कुछ गलत देखा हो? मिंग याओ ने लिन जुयान का ज़ैद हाथ लिया और कहा, संक्षेप में, ये देखने के लिए कि कोई व्यक्ति कैसा है, आपको न केवल अपनी आंखों से देखना चाहिए, बल्कि अपने दिल से भी देखना चाहिए। क्या तुम्हारी उससे सगाई नहीं हुई है? तुम यह शादी क्यों नहीं छोड़ देती और उसकी शादी मुझसे क्यों नहीं करा देती? वैसे भी जब हम छोटे थे तो हमने कहा था कि हम हमेशा साथ रहेंगे। एक आदमी से शादी करो और एक आदमी से शादी करो। मिंग याओ ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं और आकर्षक ढंग से मुस्कुराई। लिन जुयान का चेहरा तुरंत लाल हो गया और उसने शर्म और गुस्से से उसे घूरते हुए कहा, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मिंग याओ मुस्कुराया और कहा, वैसे भी मुझे परवाह नहीं है। इसके अलावा तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। मैं तुम्हें दूसरों को देने का जोखिम नहीं उठा सकता। उन दोनों ने बातचीत की और फिर से खेलना शुरू कर दिया। अचानक आत्मा जहाज से चांदी की घंटियों की मधुर ध्वनि सुनाई देने लगी।